हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डेडिकेटेड सिविल सर्विसेज एग्जाम प्लेटफॉर्म पे। मेरे प्यारे साथियों, ये करंट अफेयर्स की आज पहली क्लास है। आपको वन लाइनर क्लास जो था जुलाई 2026 क्रॉनिकल मैगजीन का करंट अफेयर्स का, वो आपको कल एक वीडियो में 1 घंटे में करा दिया गया था। अब जो आपके राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी और अन्य जो आपके विस्तृत करंट अफेयर होते हैं, उनको हम लोग क्लास वाइज कवर करेंगे। और आज की क्लास में हम लोग राष्ट्रीय करंट अफेयर्स जो आपके जुलाई 2026 क्रॉनिकल मैगजीन में दिए गए हैं, इनको हम लोग फटाफट से क्लियर करते हैं। और इसके अभ्यास प्रश्न जो दिए गए हैं इस बुक में लास्ट में, उसे आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। चलिए, तो आज ये अपनी पहली क्लास है और ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आप सभी लोग प्यार और स्नेह इस क्लास को जरूर दीजिएगा। आप लोगों की भारी डिमांड पे मैं करंट अफेयर शुरू किया हूं, तो प्लीज आप लोगों का साथ मुझे मिलना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो आज ये पहली क्लास है और थोड़ा सा मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको चीजें क्लियर करा रहा हूं। आपको उम्मीद करता हूं कि चीजें एकदम क्लियर वे में आपको सारी चीजें दिख रही होंगी। देखो, ये हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को शुरू करेंगे और राष्ट्रीय घटनाक्रम मैं उम्मीद करता हूं कि इतना जो साइज है, ये साइज में भी शायद आपको मैं भी बेस्ट दिखाई दे रहा होगा 360 में भी, ठीक है ना। अगर नहीं दिखाई दे तो बता दीजिएगा, अगली क्लास से और जूम कर दूंगा, जूम आउट कर दूंगा, ये ध्यान रखिएगा। देखो, पहला राष्ट्रीय में न्यूज में जो आपका पहला मुद्दा है वो दिया गया है यहां पे, थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो जनजातीय समुदायों के लिए समान नागरिक संहिता से छूट, जनजातीय समुदायों के लिए यहां पे कहा जा रहा है समान नागरिक संहिता से छूट। अब आइए देखते हैं इसमें क्या बातें कही गई है। कहा जा रहा है कि 24 मई 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में से सभी जनजाति समुदायों को बाहर रखने का विशेष प्रावधान किया है। मतलब कि आप देख रहे हैं यूसीसी, आप लोगों को बताना है कि आप नीति निर्देशक तत्व के किस आर्टिकल में यूसीसी का प्रावधान पढ़ते हैं। तो आप क्या कहेंगे? आर्टिकल 44 में। आपने क्या देखा होगा? आर्टिकल 44 क्या कहता है कि कोई भी विवाह संबंधी, कोई भी तलाक संबंधी या अन्य जो भी कानून है, इसमें क्या होता है, जब यूसीसी लागू होता है तो सभी धर्मों का एक कानून हो जाता है। ऐसे में यहां पे अमित शाह जी, गृह मंत्री जी ने ये बोला है कि जो जनजाति हैं उनको इससे बाहर रखो। क्यों? ताकि अगर आप ये देखेंगे कि अगर ये बाहर नहीं रहेंगे तो इनके सांस्कृतिक चीजों में, इनके जो अपनी रूढ़िवादी खुद की आपके बनाए गए जो यहां पे इनकी संस्कृति है, उसमें लोग हस्तक्षेप करेंगे और जिससे वो समाज की मुख्य धारा से हो सकता है कि कटे रह जाएं, मतलब कि उसमें हस्तक्षेप हो सकता है मुख्य धारा का। बस यही रीजन है मेरे प्यारे साथियों, जनजाति समुदायों के लिए समान नागरिक संहिता से छूट दिया गया है। ये क्लियर रखिएगा, एक लाइन में मैंने आपको बता दिया। अब देखो, यहां पे आपसे सीधे कहा जा रहा है कि अधिकारों की उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वामित्व के लिए, मतलब कि उनका स्वामित्व रहे, लोग जो थे बाहरी लोग हैं उनके भूमि और उनके वनों पे आप देखेंगे तो हस्तक्षेप न करें, इस वजह से इनको इस तरह की छूट दी गई है। तीसरा पक्ष दिया गया है सांस्कृतिक सुरक्षा, मतलब कि सरकार का उद्देश्य जनजातीय संस्कृति की परंपराओं को पूरी तरह से सुरक्षित रखना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अंडमान निकोबार में जो सेंटिनल द्वीप है, इस सेंटिनल द्वीप पे क्या हुआ था, एक ब्रिटिश, आप देखेंगे तो टूरिस्ट आए थे और घूमने गए, और वो लोग जो आदिवासी लोग थे वो संस्कृतियों को समझ नहीं पाए, और जब समझ नहीं पाए इन व्यक्ति को, तो उन्होंने उनको मार डाला। इस वजह से टूरिस्ट प्लेस वहां पे बंद कर दिया गया, सेंटिनल द्वीप पे कोई नहीं जा सकता। भारत सरकार ने कहा है कि भाई जो इनका अपना खुद का संस्कृति है वो अपने आधार पर रहें, एकदम अपने जैसे जी रहे हैं वैसे जीते रहें, उनको जो भी सुरक्षा मुहैया होगा वो हम लोग कराते रहेंगे। तो ये यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 44 वहां पे लागू नहीं होगा, बाकी और जगह पे आप देखेंगे तो इसको आप लागू होते हुए देखते हैं। आप सभी को बताना है कि वर्तमान में आर्टिकल जो 44 है ये कहां कहां लागू है, ये आप कॉमेंट सेक्शन में मेरे प्यारे साथियों बताने का प्रयत्न करिएगा, ताकि मैं ये जान सकूं कि क्या आपको चीजें पता है या नहीं पता है। देखो, यहां पे आर्टिकल 44 के बारे में यहां दिया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत एक नीति निर्देशक सिद्धांत है। इसका तात्पर्य भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून लागू करने से है। मतलब कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ जनजातीय मामलों में हस्तक्षेप न हो, इस वजह से आप देखेंगे इनको यहां से बाहर किया गया। बाकी आप अनुसूची 5 और अनुसूची 6 आप पढ़ते ही हैं कि वहां पे उनकी संस्कृतियों को बचाने के लिए विशेष प्रबंधन, सारी चीजें उनके लिए राष्ट्रपति विशेष प्रबंधन करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला जो आपके नेशनल लेवल में करंट अफेयर दिया गया था जुलाई 2026 क्रॉनिकल मैगजीन में, ये आपको समझ में आ गया होगा।
थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखो करंट अफेयर जब मेरे साथ पढ़ रहे हो तो एक चीज मेरे भाई यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग कि करंट अफेयर को समझते चलना कि इंटरलिंकिंग कैसे करना है। मेंस में अगर लिखने को आए तो आप यहां के एक पॉइंट को उठा करके लागू कर पाओ। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य का नीति निषेध सिद्धांत राज्यों पे लागू हो जाता है, जनजातियों पे क्यों नहीं लागू होता है, तो आप वहां पे बता सको मेरे भाई। ये ध्यान रखना, इस तरीके से समझते हुए करंट अफेयर्स को पढ़ो तो मजा आएगा और चीजें भी आपको इसके जो स्टैटिक फैक्ट हैं वो भी याद हो जाएंगे। अब सेकंड नंबर का देखो न्यूज यहां पे दिया गया है कि राजस्थान के डंडेवाला फील्ड में गैस का नया भंडार मिला है। अब देख लो भाई, अभी आप लोगों ने देखा था ना कि किस तरीके से जब अभी युद्ध हो रहा था तो गैस की क्राइसिस आ गई थी। अब देखो राजस्थान के कहां पे डंडेवाला फील्ड में गैस का नया भंडार मिला है। क्या है ये न्यूज, देखते हैं। 23 मई 2026 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने जानकारी दी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के डंडेवाला फील्ड में एक नए गैस युक्त पे जोन की खोज की है। अब आइए थोड़ा सा यहां पे हम लोग देख लेते हैं ये जो गैस जोन खोजा गया है इसकी क्षमता कितनी है, क्या है, क्या इसके बारे में कुछ दिया गया, इसको देखिएगा। सबसे पहले तो इसमें खोज और क्षमता दिया गया है। यह खोज सोनू फॉर्मेशन से हुई है। यहां से लगभग 25,000 मानक क्यूबिक मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह आप देखेंगे तो दर्ज किया गया है। किसका? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस को आप समझ रहे होंगे कि प्राकृतिक गैस क्या होता है। जैसे देखो आपने देखा होगा कि समुद्र की तलहटी में या पहाड़ों पर्वतों के बीच में आप देखेंगे जो भी जीवाश्मिक ईंधन होते हैं, जब वो काफी लंबे समय तक लाखों करोड़ों वर्ष तक दबे रहते हैं तो भार के कारण, उच्च तापमान के कारण, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण आप देखेंगे वो धीरे 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 क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन मतलब कि मुख्यतः मीथेन गैस में वो परिवर्तित हो जाते हैं। इसी को आप बोलते हैं प्राकृतिक गैस। अब इस प्राकृतिक गैस को निकाला कैसे जाता है? आपने देखा होगा कि कुएं बना करके फिर उसमें ड्रिल करके उस गैस को वहां से निकाला जाता है। निकालने के बाद से आप देखेंगे साथियों उसका शोधन किया जाता है। शोधन के बाद से यहीं से आपको सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पीएनजी जो पाइपलाइन में गैस जाती है वो, और जो आपको यहां पे देखने को मिलती है एलपीजी सिलेंडरों में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये कंप्लीटली प्राकृतिक नहीं होता है, इसमें ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का मिश्रण डाला जाता है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक गैस गंधहीन होती है, उसमें गंध नहीं आते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि चाहे वो सीएनजी हो, चाहे वो एलपीजी हो, चाहे वो पीएनजी हो, इसमें कौन सा ऐसा एक गैस मिलाया जाता है जिससे कि पता चल सके कि घर में गैस का रिसाव हो रहा है? तो मिथाइल मरकैप्टन। ये क्लियर है? तो याद रखिएगा सीएनजी पीएनजी पूर्णतः प्राकृतिक गैस होता है, लेकिन एलपीजी पूर्णतः प्राकृतिक गैस नहीं होता है क्योंकि इसमें ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का मिश्रण होता है। ये हल्का सा थोड़ा सा जानकारी इसके इर्द गिर्द दे रहा हूं ताकि आप लोग देखें। तो आप देखिए राजस्थान के डंडेवाला फील्ड में ये प्रतिदिन 25,000 मानक क्यूबिक मीटर की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह दर्ज किया गया है। कुल अनुमानित इसका भंडार कितना किया गया है तो आप देखेंगे प्रारंभिक भूगर्भीय अध्ययनों और पेट्रोफिजिकल मूल्यांकन के आधार पर यहां पे 17 मिलियन मानक घन मीटर, 17 मिलियन मानक घन मीटर का आप देखेंगे गैस होने का अनुमान लगाया गया है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछे चलो ठीक है ये भैया गैस मिला है तो इसका क्या इंपॉर्टेंस होगा, तो भाई स्वाभाविक सी बात है, अभी आप लोगों ने देखा कि जब अभी ईरान और यूएसए में वार चल रहा था, आपने देखा कि युद्ध के कारण क्या हुए थे, जो भी आपके पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सभी की जो खपत थी आप देखेंगे भारत कंप्लीटली नहीं कर पा रहा था क्योंकि दूसरे देश के आयात पे निर्भर है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे भारत में कम से कम घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करेगा। जब यहां पे प्राप्त होगा तो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी इसकी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, ये इसका एक फायदा हो सकता है। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कोई भी चीजें क्यों हो रही हैं, क्या क्यों हो रहा है, क्या उसके फायदे हो सकते हैं, क्या उसके नुकसान हो सकते हैं, इन सारे अहम पॉइंट्स को मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो वहीं पे यहां पे आपसे कहा गया इसी बुक में कि प्राकृतिक गैस क्या है। यह मुख्य रूप से मीथेन से बनी एक जीवाश्म ईंधनी गैस है। यह ऊर्जा का एक स्वच्छ स्रोत माना जाता है और इसका उपयोग बिजली उत्पादन, औद्योगिक ईंधन और खाना पकाने के लिए आप देखेंगे तो किया जाता है, जो कि इस बुक में आपको दे रखा गया है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग अगले न्यूज पे चलते हैं। अगला न्यूज देखो बहुत ही शानदार न्यूज है और इसके बारे में आप सभी लोगों ने वन लाइनर में भी पढ़ रखा था। थोड़ा सा आप लोगों को यहां पे बताने का प्रयत्न करना है, फटाफट से यहां पे थोड़ा सा चीजों को आप लोग यहां पे बताइएगा, ठीक ना, जितना क्लियर हो सके। देखो यहां पे आपसे कह रहा है कि ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक, ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक आपसे कहा गया। अब देखो इस ब्रिक्स का
अगर इस ब्रिक्स का मैं आपसे फुल फॉर्म पूछूं तो क्या होता है? देखो, सबसे पहले यहां पे थोड़ी सी चीजों को मेरे भाई समझना। 2001 में आप देखोगे तो ब्रिक बना, BRIC बना। 2010 में यही जाकर के आप देखेंगे तो ब्रिक्स हो गया था। क्या हो गया था? ब्रिक्स हो गया था। बी का मतलब यहां ब्राजील होता है, आर का मतलब रशिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना। मतलब कि 2001 तक 4 देश इसमें शामिल थे, इसलिए उसको ब्रिक बोला जाता था। 2010 में इसमें पांचवां देश साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, तो इसको ब्रिक्स बोला जाने लगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि चलो ठीक है, ब्रिक्स तो नाम है, तो क्या यहां पे 5 ही गो देश शामिल हैं? आप कहेंगे नहीं, वर्तमान में 11 देश शामिल हैं। और इस ब्रिक्स का मुख्यालय मेरे प्यारे भाई कहां पे है? तो आप कहेंगे कि चीन के संघाई में है। ये पहले इसका स्टेटिक पॉइंट समझो होता क्या है, तब न जानोगे कि भैया क्या कथन है। अब आओ ब्रिक्स पे चलते हैं हम लोग। अब ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा चीजों को समझो कि करंट में क्या हुआ। तो ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक हुई 23 मई 2026 को। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव अनिल मलिक की अध्यक्षता में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दूसरी प्रारंभिक बैठक वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुई। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? डिजिटल, टीवी के माध्यम से संपन्न हुई। मतलब कि सभी लोग एकत्रित नहीं हुए थे, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से यह संपन्न हुआ। इसमें क्या बातें शामिल की गई हैं? विषय क्या था? देखो, इसका बैठक का विषय था लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। तो ये इसका आपको मुख्य विषय याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या है? लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ये इसका क्या है मेरे प्यारे साथियों? मुख्य विषय है। प्रमुख प्राथमिकताएं, इसमें क्या क्या बातें की गई हैं, अब इनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। इसमें क्या क्या प्रमुख वार्ता हुई है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग फटाफट से। देखो, यहां पे सीधा सीधा यहां आपसे कहा जा रहा है कि सदस्य देशों ने महिलाओं के डिजिटल और वित्तीय समावेशन, महिला उद्यमिता के लिए क्षमता निर्माण और सर्वोत्तम प्रथाओं के साझा भंडार पर विचार विमर्श किया है। लक्ष्य इसका क्या रखा गया है? इस बैठक का उद्देश्य आपसी सहयोग, साझा सीख और परिणाम उन्मुख रणनीतियों के माध्यम से ब्रिक्स एजेंडे में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना। अब आप देख रहे हो, अगर मान लो सपोज दैट महिला सशक्तिकरण पे अगर कहीं पे आपको निबंध लिखने को आए, मान लो कि महिलाओं से संबंधित आपको कोई प्रश्न लिखने को आए, तो क्या आप उसमें एक महिलाओं की मजबूती के लिए क्या आप इस ब्रिक्स का जो महिला सम्मेलन दूसरा हुआ है, क्या इसको आप करंट में नहीं दिखा सकते हो एक एग्जाम्पल के तौर पे? यही तो एग्जामिनर खोजता है कि भाई महिला सशक्तिकरण पे तुमने इतिहास से लेकर के वर्तमान तक मुद्दा लिख दिया, लेकिन करंट क्यों नहीं डाला? तो करंट को इसी तरीके से आपको कोरिलेट करना है, जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे आप पढ़ोगे तो आपको भी कोरिलेट करना है। तो इस एक पॉइंट को आप डाल सकते हो कि देखो महिलाओं को शामिल किया जा रहा है, मतलब कि एक महिला सशक्तिकरण का एक ये भी भाग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो ब्रिक्स क्या काम करता है इसके बारे में देखना। ब्रिक्स का इतिहास आप लोगों ने थोड़ा बहुत समझ लिया। ब्रिक्स में ये जो 11 महत्वपूर्ण देश हैं आप देखेंगे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण आपके 5 ही देश हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये एक अंतरराष्ट्रीय समूह अपना बनाए हुए हैं और इसके तहत ये क्या करते हैं? अपने बीच आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मिलकर के कार्य करते हैं। बाकी इसमें आप देखेंगे मिस्र भी है और भी अन्य देश इसमें शामिल हैं। तो टोटल इसमें इस समय वर्तमान में 11 देश हैं, लेकिन ये 5 देश जो हैं ये मुख्य रूप से हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को यहां से मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना था, जो आपसे यहां पे पूछा जाता है। आगे की तरफ चलते हैं। अब हम लोग अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज क्या है? अच्छा, थोड़ा सा आप लोग यहां पे ना एक काम करना मेरे भाई, आप लोग अपना थोड़ा सा फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि आपको क्लास कैसी लग रही है। अगर क्लास में कहीं पे भी कुछ लेकिन लग रहा होगा, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा, तो भी बताना। कुछ अगर लेकिन लग रहा होगा तो भी बताना, सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसके बारे में भी आप लोग जरूर फीडबैक अपना मेरे भाई दीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, आप लोग फीडबैक नहीं देते हैं। अब देखो यहां पे अगला पॉइंट है किम्बरले प्रोसेस इंटरनेशनल 2026 का समापन। अब आ जाओ भाई, किम्बरले प्रोसेस क्या है? जब भी किम्बरले की नाम आते हैं तो किम्बरले का नाम आता है तो आपको याद आता होगा मैपिंग अपनी, कि अरे भाई अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सबसे नीचे एक दक्षिण अफ्रीका देश है, वहीं पे किम्बरले नामक एक जगह है जहां किम्बरले की खान पाई जाती है। और वो किम्बरले की खान क्यों इसलिए प्रसिद्ध है? तो विश्व में हीरे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सही बात है कि नहीं बात है? आप देखो भारत क्या करता है कि हीरे की पॉलिशिंग और कटाई के लिए प्रसिद्ध है।
ये भी आप सभी को पता होगा। अब आ जाओ देख लेते हैं, किम्बर्ले प्रोसेस इंटरनेशनल 2026 का समापन था, तो ये क्या है, क्या इसमें बात की गई है, आइए समझते हैं। देखो कह रहा कि 14 मई 2026 को भारत की अध्यक्षता में मुंबई में आयोजित किम्बर्ले प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का समापन हुआ। इसमें क्या मुख्य बातें की गई हैं, आ जाओ देख लेते हैं कि क्या क्यों हुआ। देखो नेतृत्व और फोकस, पीयूष गोयल के नेतृत्व में यह बैठक हीरा व्यापार में पारदर्शिता, शासन सुधार, जिम्मेदार सोर्सिंग और प्राकृतिक हीरे में उपभोक्ता विश्वास पर केंद्रित रही। मतलब कि आप देख रहे हो कि लोग गलत तरीके से, अवैध तरीके से हीरे का व्यापार करते थे, और हीरा जो था वो रियल वे में किसी को रियल हीरा मिल नहीं पाता था, चाहे वो कितना भी पैसा दे दे। यहां पे आप देखेंगे लोग ठगी के शिकार भी हो जाते थे। लोकल हीरा उनको अवैध इस हीरे के धंधे में आप देखेंगे दे दिया जाता था। इसलिए हीरे की पारदर्शिता बनी रही, रियल हीरा लोगों के पास पहुंचे जब पैसा दे रहा है तो। इसलिए ये किम्बर्ले प्रोसेस इंटरनेशनल 2026 जो समिट हुआ है ये किया गया है, ताकि हम लोग इसमें जो अवैध रूप से लोग शामिल हैं उनको बाहर कर सके। मेन और मेन बस यही एक प्रोसेस है, यही एक कारण है, यही थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहां पे भारत ने इसकी थीम क्या रखी है, इस बार की थीम आपसे बड़ा एग्जाम में पूछ लेता है। देखो थीम इसकी 3C रखी गई है। क्या रखी गई है? 3C। 3C क्या है? पहला है क्रेडिबिलिटी, मतलब कि विश्वसनीयता। दूसरा है कॉम्प्लियंस, मतलब कि अनुपालन। और तीसरा है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, मतलब कि उपभोक्ता का विश्वास। मतलब कि उपभोक्ता अगर आपसे हीरे खरीद रहा है तो उसको विश्वास रहे कि हाँ उसे वाकई में नेचुरल हीरा और ओरिजिनल हीरा दिया जा रहा है। तो ये 3C याद रखिएगा, इसका थीम था। थीम आपसे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, क्या क्या है? विश्वास, क्रेडिबिलिटी, कॉम्प्लियंस और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। ये आप सभी लोगों को यहां से थोड़ा सा ध्यान रखना है। यही बस यहां पे आपको किम्बर्ले प्रोसेस इंटरनेशनल 2026 समिति में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था मेरे भाई, जो आपको यहां से थोड़ी सी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब आ जाओ थोड़ा सा हम लोग यहां पे इतिहास देख लेते हैं। किम्बर्ले प्रोसेस ये कब से शुरू किया गया, कैसी पहल है, इसके बारे में थोड़ा इतिहास जानते हैं। देखो यह सन 2000 में शुरू किया गया एक अंतरराष्ट्रीय पहल है, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजार में संघर्ष वाले हीरो। संघर्ष वाले हीरो का मतलब यहां पे आप क्या कह सकते हैं? संघर्ष वाले हीरो का मतलब बब्बू आप कह सकते हैं जो अवैध रूप से हीरे मार्केट में आते हैं वैश्विक स्तर पे, ऐसे हीरो के प्रवेश को रोकना, उन्हीं को संघर्ष वाला हीरा यहां लिखा गया। किम्बर्ले प्रोसेस प्रमाणन योजना के माध्यम से नैतिक हीरा व्यापार को बढ़ावा देना है, मतलब कि रियल वे में जो रियल हीरा होता है उसका व्यापार को बढ़ावा देना। यही बस यहां पे इसका किम्बर्ले प्रोसेस 2026 समिति में आपको ध्यान रखना है। अब देखो आपको एकदम करंट अफेयर जवान पे, अब आपसे कोई कहे बाबू बताओ किम्बर्ले प्रोसेस समिति का था, अरे 3C तो इसका थीम है, ठीक है, थीम 2-3 बार पढ़ लेना। अच्छा क्या रीजन रहा होगा? अरे भाई जानते हो अवैध हीरे के व्यापारी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उनको रोकने के लिए किया जा रहा है, खत्म बवाल, ताकि प्राकृतिक हीरा, नेचुरल हीरा लोगों के तक पहुंच जाए। क्योंकि भैया उपभोक्ता जो कस्टमर है वो तो खरीद रहा है, लेकिन उसको कभी कभी क्या होता है कि रियल हीरा नहीं मिल पाता है, जितना दाम उसने दिया उतने के हिसाब से उसको हीरा नहीं मिल पाता है, बस खत्म। क्या अब आपको पढ़ना है? हम बैठ करके इसकी हर लाइन को रटते हैं नहीं। इससे क्या होगा, आप कभी भी कहीं लिखोगे, निबंध लिखो, पेपर लिखो, तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। ये होता है मेरे प्यारे भाई आपको करंट अफेयर पढ़ने का प्रोसेस, ठीक है ना? तो इस तरीके से जब करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपको मजा भी आएगा और आपको ये भी नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हो। चलो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला न्यूज क्या है मेरे भाई? अगला न्यूज देखो दिया गया है कि राष्ट्रीय में ही कि चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन संशोधन का चरण 3 लॉन्च किया गया। जब भी चुनाव आयोग की बात आती है तो आपके जहन में सबसे पहले पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए। चुनाव आयोग की बात किस आर्टिकल में की गई है, ये सारी बातें पूछ रहा हूं, बताओ सभी लोग बताओ, पॉलिटी पढ़े हो, चुनाव आयोग किस आर्टिकल में बात की गई है। दूसरी बात आपको यह बताना है कि चुनाव आयोग में कितने मुख्य आयुक्त होते हैं, कितने अन्य सदस्य होते हैं, यह दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपको यह बताना है कि चुनाव आयोग के जो मुख्य आयुक्त होते हैं और जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति तो सबको पता है राष्ट्रपति करता है, लेकिन आपको यह भी बताना है मेरे प्यारे साथियों कि जो चुनाव आयोग है यह किस प्रकार का संस्था है। क्या ये संवैधानिक बॉडीज है या असंवैधानिक बॉडीज है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। ये सारे क्वेश्चन आपसे ये क्लियर रखना। और वर्तमान में चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त कौन है ये भी बताओ। ये इतने सारे पॉइंट आपको मैं पूछ रहा हूं, बताओ। देखो अब ये क्या है, चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन संशोधन का चरण 3।
14 मई 2026 को भारत के चुनाव आयोग ने देश के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन का चरण 3 लॉन्च किया है। मतलब कि मतदाता सूची को थोड़ा सा संशोधित किया गया है। मुख्य तथ्य इसमें क्या है? व्यापक कवरेज। मतलब कि इसको संशोधित इसलिए किया गया है ताकि डोर टू डोर 36.73 करोड़ मतदाताओं का आप देखेंगे सत्यापन किया जा सके। दूसरी बात, इस कार्य में 3.94 लाख से अधिक बूथ लेवल के अधिकारी मतलब कि बीएलओ और राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 3.42 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट भी शामिल किए गए हैं जो इस सत्यापन को संदर्भित करेंगे। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा यहां पे हम लोग थोड़ा सा और चीजें देख लेते हैं। समन्वय रणनीति क्या होगी? प्रशासनिक दक्षता के लिए इस चरण के कार्यक्रम को राष्ट्रीय जनगणना के हाउस लिस्टिंग संचालन के साथ जोड़ा जाएगा। मतलब कि जो जनगणना अभी वर्तमान में हो रही है, जो 2027 में रिलीज होगी, तो यहां से फायदा यह मिल जाएगा कि मतदाता सूची को और जब हम अच्छे से तैयार करेंगे तो जनगणना के लिए हमारी आसानी हो जाएगी, जो वर्तमान में चल रही है। आप लोगों के घर की तरफ आप देखे होंगे जनगणना वाले जरूर आए होंगे, अभी आए नहीं होंगे तो आएंगे। ठीक ना, तो ये थोड़ा सा आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। तो यहीं पे इसका रोल 3 ये बस लॉन्च किया गया ताकि हम और मतदाताओं को और अच्छे से शामिल कर सके, कोई छूटे ना। देखो, मतदाता सूची क्या होता है, इलेक्टोरल रोल्स क्या होता है। यह एक आधिकारिक कानूनी दस्तावेज है जिसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधानों के तहत तैयार किया जाता है। इसमें किसी भी चुनाव में मतदान करने के पात्र सभी नागरिकों के नाम और विवरण दर्ज होते हैं। तो जब ये आप देखेंगे एकदम क्लियर रहेगा तो यहां से भी बहुत सारी चीजें जनगणना में हेल्प कर जाएंगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है हम सभी लोगों को। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं कि अगला न्यूज क्या दिया गया है राष्ट्रीय घटनाक्रम में जुलाई 2026 इस क्रॉनिकल मैगजीन में। देखो, अगला घटनाक्रम क्या दिया गया है? लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में उच्च ऊंचाई वाली सिंचाई नहर का उद्घाटन किया गया है। अब ये क्यों किया गया है? क्योंकि आप देखेंगे यह उच्च ऊंचाई पे है, पानी मिल नहीं पा रहा था, और जब नहीं मिल पा रहा था तो इसलिए आप देखेंगे तो लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में सिंचाई नहर का उद्घाटन किया गया है। अब देखिए, लद्दाख के जो उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है, 14 मई 2026 को आप देखेंगे तो 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर निर्मित माहे टोकपो राल्धो सिंचाई नहर का उद्घाटन किए हैं। इस सिंचाई नहर का आप नाम याद रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, माहे टोकपो राल्धो सिंचाई नहर। याद रखिएगा, जब भी कोई नहर बनाई जाती है तो उसमें किसी न किसी बड़ी झील जो नदी के समान दिखाई देती है या किसी नदी के जल को ही काट करके वहां पहुंचाया जाता है। तो याद रखिएगा, इस माहे टोकपो राल्धो सिंचाई नहर में एक याया झील है, याया झील। इस याया झील का पानी पहुंचाया जा रहा है जिससे कि आप देखेंगे यहां के लोग अच्छे से कृषि कर सके और अच्छे से वो क्या करें कि ग्लेशियर पिघलने पे जो उनकी निर्भरता थी उसको वो कम कर सके। नहीं तो पहले यहां लोग क्या उम्मीद करते थे कि कभी ग्लेशियर पिघलेगा तो उससे पानी आएगा तो हम कृषि करेंगे, उससे हमारी पैदावार अच्छी होगी। अब ये एक आर्टिफिशियल रूप से सारी चीजें तैयार करा दी गई। याया झील के माध्यम से माहे टोकपो राल्धो सिंचाई नहर शुरू कर दिया गया। अब किसान यहां आराम से खेती करेगा। अब देखो, ग्लेशियर पिघला, अब यहां पे देखो ग्लेशियर पिघलने पर रोक लगाया गया, क्योंकि भैया ग्लेशियर पिघलेगा तो क्यों पिघलेगा? जब जलवायु परिवर्तन होगा, जब तापमान उच्च होगा। जब तापमान उच्च होगा तो ग्लेशियर पिघलेगा, समुद्र जलस्तर बढ़ेगा, समुद्र जलस्तर बढ़ेगा, याद रखना प्रवाल भित्ति विरंजन होगा। तो आप देख रहे हो एक सिंचाई नहर बन जाने से आप देखोगे ग्लेशियर के साथ लोग छेड़छाड़ भी नहीं करेंगे, ना ही उसका वेट करेंगे। ठीक है, और इन लोगों को कृषि भी अच्छी मिल जाएगी। तो यही बस मेरे प्यारे साथियों लद्दाख वाला ये जो न्यूज था, आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना था। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे थोड़ा सा और कुछ चीजें देख लेते हैं कि क्या कुछ और भी चीजें इसमें हैं। आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो, इसमें यहां पे आपसे कहा जा रहा है कि चांगथांग क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा आपको फैक्ट दिया गया है। यह लद्दाख का एक दूरस्थ उच्च ऊंचाई वाला पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र है जो अत्यधिक कठोर जलवायु, कम ऑक्सीजन स्तर और पर्वतीय इलाके के कारण आप देखेंगे तो जाना जाता है। ये आपको यहां से थोड़ा सा बात याद रखना था। देखो, सारे के सारे करंट अफेयर्स को मैं क्या कर रहा हूं, आपको देखो लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, तो आप कुछ मत करना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक ना। बाकी मैं आपको जैसे सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं अपनी भाषा में, बस वैसे ही समझो। और इसी के जो एक दो आपको पॉइंट है जो आपको याद रखने में मदद देंगे, बस उनको कॉपी पेन से नोट कर लेना, ये ध्यान रखना। इससे ज्यादा इस पे माथा पच्ची मत करना। अगला पॉइंट है प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण तकनीकी को मान्यता। प्लास्टिक कचरे से आप देख रहे हैं कि जगह जगह पे अभी नितिन गडकरी जी आप देखेंगे
सड़क मंत्री बने हैं तो इन्होंने क्या किया, परिवहन मंत्री, आप देखेंगे कि इन्होंने जब सड़कें कई जगह पुणे में बनी है तो वहां पे प्लास्टिक का प्रयोग पहले किया गया है। इससे क्या हो रही है, सड़कें थोड़ा स्पंजी भी हो रही हैं और चलने में भी बहुत राहत हो रहा है। और प्लास्टिक का हम क्या कर सकते हैं कि एक पुनर्चक्रण भी कर दे रहे हैं, मतलब कि जो हम बाहर की तरफ फेंकते हैं वो हम कहीं और ना फेंक करके उसका प्रयोग कहीं ना कहीं कर लेंगे। अब देखो यहां कहा जा रहा है कि 8 मई 2026 को रिपोर्ट के अनुसार CSIR और CRRI, भारत और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL को प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क तकनीकी के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा मान्यता दिया गया है। सबसे पहले तो यहां पे थोड़ा सा मेरे प्यारे साथियों समझिएगा, CRRI का मतलब क्या होता है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। CSIR का मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और आप देख रहे हैं पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL जो कि एक महारत्ना कंपनी है। इन तीनों को आप देखेंगे तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता प्रदान किया गया। क्यों? क्योंकि यह प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण की तकनीकी को अपना रहे हैं, इस वजह से। क्लियर? अब यहां पे देखो कहा जा रहा है मुख्य तत्व में कि गैर पुनर्चक्रण योग्य एंड ऑफ लाइफ प्लास्टिक कचरे से बने तकनीकी कपड़ा जियोसोल का उपयोग कर भारत का पहला सड़क खंड विकसित किया गया है। जियोसोल एक त्रिआयामी संरचना है जो मिट्टी की स्थिरता, सड़क के अस्थायित्व और भार वितरण क्षमता को बढ़ाती है, मतलब कि स्पंज टाइप में है जिससे भार वितरण हो जा रहा है, सड़क उसके ऊपर बन रहा है। तो प्रभाव इसका क्या होगा, यह नवाचार लैंडलिप कचरे और प्लास्टिक प्रदूषण को कम कर चक्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण में सहायक है। लैंडलिप कचरा आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में लोग क्या करते थे, एक गड्ढा था, उस गड्ढे में सारा लोग कचरा जाकर फेंकते थे, लेकिन कचरा तो जमता था ना, कहीं ना कहीं तो इकट्ठा होता था ना। अब उस कचरे का हम क्या कर रहे हैं, उस प्लास्टिक प्रदूषण का हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर लेना सड़कों में, मतलब कि इधर से प्लास्टिक निकल रहा है, इधर से हम प्रयोग करते जा रहे हैं, और जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो यह यहां पे क्या कर रहा है, प्लास्टिक का यह एक चक्र बन रहा है, चक्रीय अर्थव्यवस्था बन रही है। मतलब इधर से लोग उपयोग कर रहे हैं, इधर से उसका प्रयोग हम सड़कों में कर दे रहे हैं। ऐसे में क्या हो रहा है कि प्लास्टिक भी खत्म हो जा रहा है, प्रदूषण भी नहीं हो रहा है। बस इसी वजह से ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। ये इन तीनों लोगों को क्या मिला है, तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मिला है और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से सम्मानित किया गया। ये तीनों लोगों का नाम याद रखिएगा, फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये सारी चीजें आपसे यहां से पूछा जा सकता है, क्लियर रखिएगा। ओके, तो ये आप सभी लोगों को थोड़ा सा मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना था। अब इनका थोड़ा सा रणनीतिक महत्व देख लेते हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण पे ध्यान क्यों दिया जा रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा यूपी PCS 2025 का मेंस हुआ था और उसमें उन्होंने ये पूछा था कि, मुझे क्लियरली याद नहीं आ रहा है कि SDG 1 SDG 4 को कैसे प्रभावित करेगी। अब देखो जितने भी क्वेश्चन है वो हाइपोथेटिकल पूछे जा रहे हैं कि 17 लक्ष्य बच्चा रट करके आया है या इसको कंपेयर करना जानता है। अब देखो यहां पे प्लास्टिक कचरा को क्यों कम किया जा रहा है, क्योंकि SDG जो 12 है वो सीधा कहती है कि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना है, और SDG के जितने भी 17 लक्ष्य हैं उनको भारत 2030 तक कम शून्य करने की बात करता है, कम या शून्य करने की बात करता है। तो SDG 12 से इसका संबंध है, तो आप यहां पे SDG 12 को कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, करंट के माध्यम से। मान लीजिए आपसे यहां SDG 12 या प्लास्टिक कचरे से संबंधित कोई क्वेश्चन हुआ या किसी ने पूछा, तो आप ये तो कह सकते हैं ना कि देखो इसका एक ये रणनीतिक प्रभाव भी पड़ सकता है। बढ़िया तो है कि भैया कचरे का प्रयोग इधर हो रहा है प्लास्टिक का, इधर से उपयोग उसका सड़कों में हो जा रहा है, तो सड़कें उसके ऊपर बन जा रही हैं, तो जिससे क्या हो रहा है, प्लास्टिक प्रदूषण भी नहीं हो रहा है। तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की मैं बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो जितने मेरे प्यारे साथी वन लाइनर के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब वनडे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, वो सीधे इनके पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे समझते हुए, और जितने लोग प्री मेंस दोनों के लिए पढ़ रहे हैं यहां से पढ़ लीजिएगा। अब देखो इसमें जो जियोसेल का यूज किया गया है, ये जियोसेल क्या है ये बताया गया। उच्च घनत्व वाले पॉलीमर से बने 3D छत्ते, हनी कॉम्ब जैसी संरचनाएं जिनका उपयोग नागरिक इंजीनियरिंग में मिट्टी के कटाव को रोकने, सड़क के भार वाहन क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मतलब कि जिस तरीके से मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, सेम इसी तरीके से होता है, जिससे क्या होता है कि दबाव जो होता है एक जगह नहीं होता है, वो हर जगह बैलेंसिंग रूप से बढ़ जाता है। देख रहे हैं? तो ये थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना था, जो आपसे यहां पे आपके एग्जाम में पूछ सकता है। और मेंस में अगर आपसे कहीं पे भी लिखना हो, निबंध में लिखना हो, तो आप इन सारे में से एक एक पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बच्चे करते हैं क्या, एक एक लाइन इसका रटने लगते हैं। एक एक लाइन काहे रटोगे, पागल हो? एक एक लाइन नहीं रटना, बस समझो, अपनी भाषा में चीजों को समझो, अपनी भाषा में समझो, और जाकर के अपने घर में जो भी बच्चे हैं या दोस्त यार हैं उनको समझाओ। अब देखो अगला है कि भारत में सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है। अब ये सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम क्या है, अभी आप लोगों ने देखा होगा 2 बार दिल्ली में अगर आप रह रहे होंगे
तो मोबाइल पे आपदा का लेकर के अलर्ट आ जा रहा था। अगर गंभीर रूप से बारिश होने वाली है तो आपदा को लेकर के अलर्ट आ जा रहा है। उसी से संबंध इसका है। भारत में सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम, देखो 6 मई 2026 को रिपोर्ट के अनुसार संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने के लिए स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम लॉन्च किया है। अब देखो ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। इसमें आपको करना क्या है, ये मोबाइल उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय, स्थान विशिष्ट और सायरन आधारित आपातकालीन अलर्ट भेजने में सक्षम है, और इसको डायरेक्ट टावर से भिजवाया जाता है। अब एक एक लोग को एसएमएस भिजवाया जाएगा, तब तक पता चलेगा आपदा आएगा, सब लोग खत्म हो जाएंगे। तो इसको आप देखेंगे सीधे मोबाइल टावर से प्रसारित किया जाता है। ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो अभी जो आप लोगों ने देखा होगा ना, इस पे कई सारे लोग वीडियो भी बजाते हैं, अचानक से सायरन बज रहा है मोबाइल पे, मतलब कि आपदा अगर कोई भी आने वाली है या आ रही है और मौसम वैज्ञानिक इसका पता लगा लिए, तो तुरंत सबके मोबाइलों पे क्या होगा, अलर्ट जारी हो जाएगा कि आप सतर्क हो जाइए कि भूकंप जैसी गतिविधियां आने वाली हैं, कोई ना कोई आपदा आने वाली है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बस यही था भारत में सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम जो लॉन्च किया गया है, इसका क्या उपयोग है, और आप लोग यहां पे समझ गए होंगे कि ये चीजें क्या होती हैं, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग फिर से पूछ लिया करिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखो यहां पे सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है। यह सिस्टम कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल पर आधारित सचेत प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत है, जो भारत का राष्ट्रीय आपदा चेतावनी मंच है। इसे सुरक्षा से जुड़े विभिन्न सरकारी विभागों का समर्थन प्राप्त होता है, यह आपको यहां से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका था जो आप लोग देखेंगे अलर्ट आता है आपके मोबाइलों पे, जो अभी आने लगा है। दिल्ली में एक बार इसका चेक किया गया, तो चेक करने के साथ साथ हुआ क्या कि भैया बहुत सारे लोग तो घर में से ही मोबाइल छोड़ के भाग गए कि अरे भैया ये हो क्या रहा है, ये कौन सा अलर्ट आ गया, ठीक ना। तो ये आपदा के लिए है, ठीक ना, बनाया गया है। आगे देखो स्वस्थ भारत पोर्टल लॉन्च किया गया है। 6 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने नवाचार और समावेशिता पर 10वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान स्वस्थ भारत पोर्टल लॉन्च किया है। इसका मुख्य तथ्य क्या है देखते हैं, पोर्टल का उद्देश्य क्या है। देखिए यह पोर्टल भारत के खंडित स्वास्थ्य डेटा सिस्टम को एकीकृत करने के लिए एक यूनिफाइड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के रूप में आप देखेंगे तो कार्य करेगा। वहीं पे आगे कहा जा रहा है कि इसमें सुविधाएं क्या क्या है। आशा और एएनएम जैसे फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को डेटा विजुअलाइजेशन टूल के साथ एक सिंगल एक्सेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। आशा आप लोगों ने देखा होगा गांव में जो घूम घूम करके महिलाओं को एनीमिया के और भी आयरन वगैरह इस तरह की दवाएं बांटती हैं। एएनएम आपने देखा होगा जो नर्सिंग, जो आप देखेंगे नर्स होती हैं, उनकी बात कर रहा है जो सरकारी। ये दोनों लोगों को आप देखेंगे डेटा विजुअलाइजेशन टूल के साथ एक एक्सेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इससे क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, इससे आप देखेंगे तो जो बाकी लोग हैं वो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से क्या होंगे, जुड़ेंगे, और जब जुड़ेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा पाएंगे। अब देखो यहां पे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है। इस राष्ट्रीय मिशन का मुख्य उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और निर्बाध डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है, जो डिजिटल स्वास्थ्य आईडी आभा के माध्यम से आप देखेंगे तो काम करता है। और आप देखेंगे 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां पे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्घाटन किया था, प्रारंभ यहीं से हुआ था इसी तारीख से, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा क्लियर रखिएगा, ओके। और चलते हैं अब आगे की तरफ और थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग जो भी विधानसभा चुनाव 2026 में हुए उनसे संबंधित जो भी आपके करंट अफेयर्स दिए गए हैं, इनको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखो कहा जा रहा है कि 4 मई 2026 को घोषित विधानसभा चुनाव नतीजों के पश्चात भारत की राज्य स्तरीय राजनीतिक तस्वीरों में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है। नीचे दलवार राज्यवार परिणामों का विवरण दिया जा रहा है जो निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित अंतिम आंकड़ों पर आधारित है। पश्चिम बंगाल में देखिए क्या हुआ था, 294 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 206 सीटें जीत करके ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त किया। देखो बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है, ये थोड़ा सा यहां पे आपको समझना है। वहीं पे आप देखेंगे जो एनडीए है, जिसको आप नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं या राष्ट्रीय जनतंत्र गठबंधन कहते हैं, इसमें 4 पार्टियां शामिल हैं जो कि जिनका नेतृत्व बीजेपी करती है, ठीक ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो बंगाल में आपने देखा कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 206 सीटें जीत करके ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त किया। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाला 80 सीटों पर ही सीमित रह गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल 5 सीटें बंगाल में प्राप्त कर पाया। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। असम में वहीं आप देखेंगे 126 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए गठबंधन ने 102 सीटें अर्जित की। बीजेपी ने अकेले 82 सीटें प्राप्त कर प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति सुदृढ़ की। वहीं पे कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन को मात्र 21 सीटें मिली और बीजेपी का मत प्रतिशत आप देखेंगे तो कितना रहा,
48 रहा था। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को हल्का हल्का मैंने थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म भी बता दिया, जो भी पार्टियां हैं, और इनके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, कौन जीती पार्टी कहां पे और किसका क्या रहा परिणाम। वहीं पे आप देखेंगे तमिलनाडु में टीवीके, तमिलनाडु में आपका एक पार्टी है टीवीके, ठीक ना। टीवीके ने 108 सीटें जीत करके परंपरागत द्रविड़ दलों को गंभीर चुनौती दी। डीएमके और एआईडीएमके को क्रमशः 59 और 47 सीटें प्राप्त हुई। केरल में आप देखेंगे तो यूडीएफ और एलडीएफ, यूडीएफ का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों और एलडीएफ का मतलब क्या होता है। यूनाइटेड, यूडीएफ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, और एलडीएफ का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। मतलब कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी को जो आप देखेंगे बोला जाता है संयुक्त लोकतंत्र मोर्चा, और वहीं पे आप देखेंगे तो जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी है इसको वाम लोकतंत्र मोर्चा बोल देते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो केरल में यूडीएफ ने 99 सीटें जीत करके एलडीएफ शासन का अंत किया। एलडीएफ ने 40 सीटों तक ही यहां पे सीमित रही। वहीं पदुचेरी में चुनाव हुआ, इसमें आप देखेंगे एनडीए गठबंधन ने 18 सीटें जीत करके सरकार गठन का आप देखेंगे तो मार्ग प्रशस्त किया। ये आपका थोड़ा सा यहां पे चीजें दिया गया था। अब थोड़ा सा लास्ट में दिया गया है कि कहां कहां पे कौन मुख्यमंत्री बना, कौन कौन को कौन सी पार्टी के लोग सरकार बना है, इसके बारे में देखिए। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं, बीजेपी के दल के हैं, और ममता बनर्जी टीएमसी की जगह पे यह मुख्यमंत्री बने हैं। तमिलनाडु में आप देखेंगे सी जोसेफ विजय, जो कि आप देखेंगे कि एक्टर भी थे, जो कि तमिलगा वेन्नी कड़गम, तमिलगा वेन्नी कड़गम इनका पार्टी का नाम याद रखिएगा। टीवी के पूछा जा सकता है कि किससे ये आप देखेंगे मुख्यमंत्री बने, जीत के आए थे, और एमके स्टालिन को हरा करके उनकी जगह लिए हैं। वहीं पे केरल में आप देखेंगे वीडी सतीशन मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, और पिनराई विजयन जो कि सीपीआई एम पार्टी के थे, उनकी जगह इन्होंने लिया है। असम में आप देखेंगे तो हिमंत बिस्वा शर्मा आप देखेंगे मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि भाजपा से हैं, और यह पद पर बने रहे हैं। मतलब कि इनका लगातार आप देखेंगे तो तीसरा कार्यकाल है, 3 बार ये जीत चुके हैं, तीसरी बार जीते हैं। पदुचेरी में आप देखेंगे एन रंगास्वामी मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के आप देखेंगे राजनीतिक दल से संबंधित रखते हैं, और पद पर ये भी बने रहे हैं क्योंकि एनडीए गठबंधन की जीत यहां पे भी फिर से हो गई है। तो ये थोड़ा सा आपके जो भी लेटेस्ट अभी आपके मुख्यमंत्री बने हैं उनका यहां पे किताब में थोड़ी सी बातों को दिया गया था, इसको देखिएगा। अगला आप देखिएगा यहां पे एक मुद्दा दिया गया है, बेंगलुरु में प्रमुख शहरों के बीच उच्चतम आत्महत्या दर। अब देखिएगा अभी यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था 2022 या 21 में कि बढ़ते नवयुवतियों में आत्महत्या के दर को स्पष्ट कीजिए, क्या कारण है। तो अब ऐसे में देखो बेंगलुरु में ही क्यों यहां पे आत्महत्या हो रहा है। अब यहां समझो 2022 से 2024 के बीच भारत के शहरों में सबसे अधिक आत्महत्या दर कहां पे दर्ज किया गया है, बेंगलुरु में। क्यों, समझने का प्रयास करना। देखो बेंगलुरु में कोई भी व्यक्ति कमाने जा रहा है, आप जब भी जाओगे तो आप देखोगे बेंगलुरु हमेशा भाग रहा है, दिन रात भाग रहा है। तो कोई सी व्यक्ति का अकेलापन, कमाने का बोझ, कर्जा में दबना, बहुत सारी समस्याएं, ये जो चीजें हैं वो व्यक्ति को क्या हो जाती हैं, आत्महत्या करने पे मजबूर कर रही हैं। अब देखो आत्महत्या दर बेंगलुरु में 2022 से 2024 के दौरान आत्महत्या दर लगभग 20 प्रति लाख आबादी के करीब रही है। आंकड़े देखिए क्या बता रहे हैं, बेंगलुरु में 2022 में 2313, 2023 में 2370 और 2024 में 2403 आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए। तुलनात्मक अध्ययन देखिए करते हैं, दिल्ली में कुल आत्महत्याएं दर 2905 अधिक थी, लेकिन अधिक आबादी के कारण दर 9.8% लाख क्या थी, कम थी। तो ये थोड़ा सा आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो इस आत्महत्या का मुख्य कारण दिया गया है पारिवारिक समस्याएं, मानसिक बीमारी और आर्थिक भेद्यता, क्योंकि आप देखोगे भारत में 95% लोग आज कर्जे की आड़ में दबे हुए हैं। क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, ईएमआई तो ले लेते हैं, सारी चीजें तो कर लेते हैं, लेकिन जब बाद में भरना होता है तो पता चला सैलरी 50,000 है और ईएमआई कितने की चल रही है, 1 लाख की। जो सैलरी आया वो गया ही गया, बाकी और लोगों से उधार कर्जा मांग के उसको भरे और जगह से भी उधार कर्जा हो गए। तो ये सारी की सारी चीजें आप देखेंगे आत्महत्या में एक स्पष्टीकरण देती हैं कि आत्महत्या क्यों हुआ। अब देखो यहां पे इन लोगों ने एक काम, क्रॉनिकल मैगजीन वालों ने एक बड़ा बढ़िया काम किया है कि जब भी आपके अब राष्ट्रीय घटनाक्रम जुलाई 2026 का पूरा खत्म हो गया जितना इन्होंने इस किताब में दिया था, अब यहां पे पिछले मंथ का जो आपका जून 2026 का करंट अफेयर था उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5-7 दे दिए हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। देखो पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि सीबीआई द्वारा लॉन्च किए गए एआई आधारित हेल्प बॉट अभय का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह आप लोगों को यहां पे बताना है।
तो इसका बस एक ही उद्देश्य है, फर्जी नोटिसों का सत्यापन और डिजिटल अरेस्ट घोटाले से बचाव करना। वहीं पे दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक बदलती दुनिया में हिंद महासागर क्षेत्र विषय के तहत नई दिल्ली में हिंद महासागर संवाद के किस संस्करण की मेजबानी की गई है? तो यहां पे आप कहोगे कि 10वें संस्करण की मेजबानी की गई है। कौन संस्करण की मेजबानी की गई है? तो 10वें संस्करण की मेजबानी की गई है। ये आप सभी लोगों को फटाफट से देख लेना है, आप लोग भी आंसर दिया करो, ठीक ना। आपको एकदम लाइन बाय लाइन सारी चीजों को मैं बता दे रहा हूं। तीसरा प्रश्न देखो, यहां दिया गया कि भारत सरकार ने अपने परमाणु ऊर्जा लक्ष्य के तहत 2047 तक क्षमता को 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर के कितना करने का लक्ष्य रखा है? तो आप क्या कहेंगे? 100 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पे चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है पिछले मंथ के करंट अफेयर से, राष्ट्रीय घटनाक्रम से ही पूछा गया कि वर्ष 2026 में जीएसटीएटी के कितने राज्य पीठों को परिचालित किया गया है? यह आपसे यहां पे पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे यहां पे 31 को परिचालित किया गया है। और पांचवा प्रश्न है कि मई 2026 में केंद्रीय सरकारी परियोजनाओं के मूल्य के आधार पर कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? यह आपसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है। अब देखो यहां पे करीबन 40 मिनट में हम लोगों ने जो भी जुलाई 2026 क्रॉनिकल मैगजीन में बातें कही गई हैं राष्ट्रीय नेशनल लेवल की, वो करंट अफेयर्स भी देखे और पिछले मंथ के जो कुछ अभ्यास प्रश्न पत्र दिए गए हैं ये भी आप लोगों ने कर लिया। तो कैसा लगा सेशन? आप लोग जरूर मेरे प्यारे साथियों फीडबैक दीजिएगा, कहीं कोई कमी होगी तो भी बताइएगा। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है ये जरूर आप लोग बताइएगा, और वीडियो को प्यार स्नेह जरूर दीजिएगा। आप लोगों की भारी डिमांड पे मैंने करंट अफेयर शुरू किया है। बाकी आप लोगों को एनसीईआरटी सार संग्रह वाली जो मैं फटाफट रिवीजन क्लास दिया करता था, अब वो डेली आपको सुबह में 10 बजे मिला करेगी, ठीक ना। और बाकी शाम में हम लोग करंट अफेयर कर लिया करेंगे। तो ऐसे क्या होगा कि दोनों आपकी क्लासेज आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि लगातार क्लासेज मैं अपलोड नहीं कर सकता हूं, ठीक है ना। तो कैसा लगा सेशन? कल मिलते हैं फिर अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को यहीं पे जय हिंद, आप सभी को नमस्ते।